बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू टेक हिस्ट्री ऑफ पेशेंट ऑफ सीओपीडी। सीओपीडी के अंदर प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो सकते हैं क्रॉनिक कफ, कफ मोर देन 3 मंथ और 3 मंथ पर ईयर, मतलब एक महीने में 3 महीने, एक साल में 3 महीने से ज्यादा कफ अगर एक पेशेंट को है और रिकरेंट 2 साल के लिए है तो उसको हम क्रॉनिक कफ कहेंगे। स्पुटम प्रोडक्शन होगी, साथ में वाइट हो सकता है, क्लियर हो सकता है, परलेंट हो सकता है अगर इन्फेक्शन है। ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को, प्रोग्रेसिव या एक्सर्शनल, और अगर स्वेयर कैसे तो रेस्ट पे। इसके अलावा वीजिंग होगी, सीटियों की आवाजें आएंगी सांस से। एक्सरबेशन पे एक्सरबेशन होगी, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी पूछनी है। हॉस्पिटल एडमिशन कितने हुए हैं वो पूछने हैं। फटीग, वेट लॉस का पूछना है। अगर जो है वो पिंक पफर्स यानी कि इम्फेस्मा वाले पेशेंट जो हैं वो होंगे तो वो वेट लॉस की हिस्ट्री भी देंगे। उसके बाद हमारे पास हमने इसके रिस्क फैक्टर की हिस्ट्री पूछनी है। स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते, कितने करते हैं, कितने पैक ईयर पीते हैं, ड्यूरेशन कितनी है, करंट स्मोकर है या एक्स स्मोकर है, ये भी पूछना है। कुकिंग कैसे करते हैं, बायोफ्यूल, बायोमास फ्यूल का एक्सपोजर है, हीट का क्या चक्कर है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डस्ट फ्यूम या केमिकल से एक्सपोजर है कि नहीं है, फैमिली हिस्ट्री, एयर पोल्यूशन, ये चीज़ें पूछनी है। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, एस्थमा या टीबी तो नहीं थी, सीएलडी तो नहीं थी, क्रॉनिक लंग डिजीज तो नहीं थी, और उसके अलावा हमारे पास कोई कार्डियोवास्कुलर कोमॉर्ब्स तो नहीं है। सोशल हिस्ट्री लेनी है, एक्सरसाइज टॉलरेंस पूछनी है, और कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं ये हमने डिस्निया को स्केयर करने के लिए पूछनी है। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स पूछने हैं, अल्कोहल, न्यूट्रिशन और स्पोर्ट एट होम का पूछना है। सिस्टम को रिव्यू करना है फॉर कॉम्प्लिकेशन, चेस्ट पेन, पैल्पिटेशन, लेग स्वेलिंग, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉर्पल मनेल, स्लीप डिस्टर्बेंस। डिफरेंशियल्स के लिए हमने उसमें एस्मा का पूछना है, कितने एज में शुरू हुआ था। जो सीओपीडी है वो बड़ी एज के लोगों को होता है और इसमें इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जबकि एस्मा जो है वो रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है और यंगर एज के अंदर ऑनसेट होता है, एलर्जी की वजह से होता है। ब्रोंकिएक्टेसिस जो है वो हमारे पास क्रॉनिक, इसके अलावा ब्रोंकिएक्टेसिस, आगे ब्रोंकिएक्टेसिस इसी का एक एलिमेंट है और इम्फेसिबा भी इसी का ये एक एलिमेंट है जिसके अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है। ये दोनों जो है सीओपीडी की ही टाइप्स हैं। आगे सीओपीडी के आगे अंदर दो डिजीजेस आती हैं, इसमें भी क्रॉनिक कफ, प्रोडक्टिव कफ, स्पूटम आएगा, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन आएंगे, टीबी का सिक्वेले हो सकता है, कार्डिक फेलियर हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का पूछना है। कॉजेस पूछने सीओपीडी के, स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, ये चीज़ें पूछ लेनी है। उसके बाद हमने जो है देखना है कि एक्यूट एक्सर्बेशन क्यों हो रही है। इन्फेक्शन की वजह से फीवर की हिस्ट्री आ सकती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर हाइपोक्सीमिया और हाइपर कैपनिया वगैरह की हिस्ट्री आ सकती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस ये हम हिस्ट्री में नहीं पूछ सकते। वेट लॉस या कैकेक्सिया की हिस्ट्री आ सकती है। कार्डियोवास्कुलर में आपको दिल की धड़कन तेज तो नहीं महसूस होती, पहले कभी दिल का दौरा तो नहीं पड़ा, और पैर सूज तो नहीं जाते, और पेट में दर्द तो नहीं होती, टेंडर हिपेटोमेगाली के लिए। इसके अलावा उसकी जेवीपी वगैरह देख लेनी है। अदर सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन में ऑस्टियोप्रोसिस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मसल वेस्टिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाएंगे। तो क्या क्या पूछना है इसमें, कफ, स्पुटम, ब्रेथलेसनेस, फ्री, स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, ऑक्यूपेशन, एक्सरबेशन, कोमॉब्स का, डीडीज क्या है, एस्मा, ब्रोंकिएक्टिस, टीबी का सिक्वेले, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, कॉजेस स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन, जेनेटिक्स, इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, एक्सरबेशन आ सकती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर आ सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कॉर्पल मनील आ सकता है, इन्फेक्शन, न्यूमोथोरैक्स, कैकेक्सिया और ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस सीओपीडी। सबसे पहले तो हमने एग्जामिनेशन वगैरह कर लिया, अब हमने केस को प्रेजेंट करना है। ओके, ऑन इंस्पेक्शन द पेशेंट इज dyspneic with pursing of lip, respiratory rate is 30 per minute, chest is barrel shaped with indrawing of lower intercostal spaces on inspiration, there is suprasternal and supraclavicular space excavation with prominent accessory muscle of respiration. On palpation, trachea is central, tracheal tug is present, cricosternal distance between the suprasternal notch and cricoid cartilage is reduced, apex beat is not felt, chest expansion is reduced and chest movement is vertical, vocal fragmentus is reduced on both sides. On percussion, there is increased resonance, hyperresonance or hyperresonance in both lung field, obliteration of liver and cardiac dullness. On auscultation, breath sounds were diminished, vesicular with prolonged expiration, few rhonchi are present. ये हमारे पास केस प्रेजेंटेशन है सीओपीडी के पेशेंट की। सो माय डायग्नोसिस इज सीओपीडी। डिफरेंशियल्स क्या होते हैं सीओपीडी के? सीओपीडी के डिफरेंशियल में क्रॉनिक स्वेयर परसिस्टेंट ब्रोंकियल एस्थमा या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विद एम्फेसिमा। बेसिक डिफरेंस क्या है एस्थमा और सीओपीडी में? एस्थमा रिवर्सिबल होता है, सीओपीडी फुली रिवर्सिबल नहीं होता, जबकि प्रोग्रेसिव होता है। सीओपीडी को कैसे कंफर्म करेंगे? स्पायरोमेट्री और रिवर्सिबिलिटी टेस्ट के जरिए। स्पायरोमेट्री पे क्या फाइंडिंग आएंगी? एफईवी1 जो है वो लेस देन 80 होगा, एफईवी1 से एफवीसी रेशियो जो है वो लेस देन 70% होगी। जब हम ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 15% से कम जो है वो एफईवी1 इंक्रीज करेगा, जबकि एस्मा के पेशेंट के अंदर जब हम ब्रोंको रिवर्सिबिलिटी डायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो 15% से ज्यादा जो है वो इंक्रीज करेगा आफ्टर गिविंग ब्रोंकोडायलेटर।
इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे सीओपीडी में? सीबीसी पे पॉलीसाइथीमिया मिल सकता है, और उसके अलावा हमारे पास एमसीवी इंक्रीज मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे पीएबीयू पे, उसके अंदर इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी, फ्लैटन डायाफ्राम, ट्यूबुलर हार्ट, वाइडेंड इंटरकॉस्टल स्पेसेस। So this is the chest X-ray of COPD patient with tubular heart, hyperinflated lungs, flattened diaphragm, and बस यही मोस्टली फाइंडिंग्स होती हैं। When we elicit ECG यूजुअली नॉर्मल होगा, अगर कॉर्पल मिनेल होगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की फीचर आएंगी। एको में अगर कॉर्पल मिनेल होगा तब शो होगा। एलएफटीज में बता दिया कि FEV1 और FVC रेशो दोनों रिड्यूस होंगी, रेशो भी रिड्यूस होगी जो कि ऑब्स्ट्रक्टिंग शो करेगी। पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर जो है वो FEV1 लेस देन 80% रहेगी, रेशो जो है वो हमारे पास 70% से कम रहेगी, और रिवर्सिबल नहीं होगा, 15% से कम जो है वो राइज करेगा। उसके बाद हमारे पास लंग वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल या इंक्रीज होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांस इसको छोड़ दो, PEFR जो है वो रिड्यूस होगी। ब्लड गैस एनालिसिस में कार्बन ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल या बड़ी होगी, पीएच एसिडोसिस होगी। HRCT कराएंगे तो उससे हमें एम्फेसमा के करैक्टर वगैरह पता चल जाएंगे, बुला वगैरह बने कि नहीं। स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, अगर कोई इन्फेक्शन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कराएंगे। अगर कोई पेशेंट यंग है, नॉन स्मोकर है और उसको जो है वो कोई डिजीज लग रही है एम्फेसमा। What is COPD? COPD is chronic obstructive pulmonary disease. Is preventable and treatable disease characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive, associated with enhanced chronic inflammatory response in airways and lungs to noxious particle or gases. क्या है ये? प्रिवेंटेबल डिजीज है जिसके अंदर हमारे पास एयर फ्लो में लिमिटेशन आती है। ये प्रोग्रेसिव डिजीज है क्या, और इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है एयरवेज की इन रिस्पॉन्स टू नॉक्शियस पार्टिकल या फिर गैसेस, और इसको हम स्पायरोमीट्री पे जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या है कि एयर फ्लो लिमिटेशन होती क्यों है? म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस जो है वो कम हो जाती है, इलास्टिक रिकॉइल लंग का कम हो जाता है, मुसल टोन जो है वो बढ़ जाती है, और पल्मोनरी हाइपर इन्फ्लेशन होती है। कैसे प्रेजेंट करती है सीओपीडी? सीओपीडी मोस्टली 40 ईयर अबव मेल स्मोकर पेशेंट की डिजीज है। इसमें क्रॉनिक कफ और स्पुटम प्रोडक्शन होगी जो कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करेगी। ब्रेथलेसनेस होगी, एट द एंड हेमोप्टेसिस और मॉर्निंग हेडेक हो सकता है ड्यू टू हाइपरकैप्निया। व्हाट आर सिस्टेमिक फीचर ऑफ सीओपीडी? सीओपीडी के अंदर मस्कुलर वीकनेस आएगी, पेरिफेरल एडीमा आ सकता है सॉल्ट वाटर एक्सक्रीशन कम होने से, वेट लॉस हो सकता है, फैट मेटाबॉलिज्म अल्टर होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, सर्कुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होंगे। What are the risk factors या causes of COPD? Commonest cause is active और passive smoking, इसीलिए जो है मेल ज्यादा इफेक्ट है। इंडोर आउटडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन भी मेल पे ज्यादा इफेक्ट करती है। डस्ट, फ्यूम, स्मोक, केमिकल्स, कोल माइनर या कैडमियम वर्कर जो है वो। अर्बन डेवलपर जो लोग शहरों में रहते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लो बर्थ वेट, पुअर लंग ग्रोथ इन चाइल्डहुड ड्यू टू चाइल्डहुड इन्फेक्शन या मेटरनल स्मोकिंग, इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, लंग टिश्यू में एडिनो वायरस रह जाए, HIV की इन्फेक्शन, या फिर चरस कैनाबिस स्मोकिंग, चरस स्मोकिंग। होस्ट फैक्टर क्या होते हैं? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो, एयरवे हाइपर एक्टिव हो, मेल्स में ज्यादा है, और बायोफ्यूल मैसेज यूज करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सरबेट करते हैं सीओपीडी को? एच इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस, लेस कॉमन के अंदर मोराइसेला कैथारैलिस, क्लैमिडिया नमूनी और सुडोमोनास एरोजिनोसा। व्हाट आर द स्टेजेस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सीओपीडी? गोल्ड क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हमारे पास पेशेंट रिस्क पे कब है, स्पायरोमीट्री जब नॉर्मल है और उसको नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वो सारे आ रहे हैं, कफ, स्पुटम, परसिस्टेंट क्रॉनिक सिम्टम्स है। माइल्ड में कब है? जब उसकी FEV1 टू FVC रेशो 70% से कम है और FEV1 80% प्रिडिक्टेड है और सिम्टम उसको कोई नहीं आता, तब इसको माइल्ड है। फिर 2 कब है? जब स्पायरोमीट्री पे हमारे पास 70% जो FEV1 से FVC रेशो है और FEV1 जो है वो 50 से 80% तक है और माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आ रहे हैं। स्वेयर कब है? जब FEV1 से FVC रेशो जो है 70 से कम है और FEV1 जो है वो 30 से 49% तक यानी कि 50% तक प्रिडिक्टेड है और पेशेंट को जो है मिनिमल एक्सर्शन पे ब्रेथलेसनेस वगैरह हो रही है, जैसे वो सिर्फ सूट अपना पहन रहा है तो उसको ब्रीथलेसनेस हो रही है। वेरी स्वेयर कब है? जब FEV1 FVC रेशो जो है वो 70% से कम है और FEV1 30% से भी कम है, तो हमारे पास ब्रेथलेसनेस उसको रेस्ट पे भी होगी और ये वेरी स्वेयर ग्रेड है सीओपीडी का। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं कि उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, कॉर पल्मोनेल हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए और पॉलीसाइथीमिया होगा उस पेशेंट को, क्योंकि उसको हाइपोक्सिया रहेगा तो उसको सेंस जाती रहेगी कि मेरा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा, ब्लड ऑक्सीजन दे रहा, ब्लड और बनाओ इस तरह से। हाउ वुड यू मैनेज सीओपीडी? सीओपीडी के मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज, स्टॉप द स्मोकिंग, अवॉइड डस्ट फ्यूम स्मोक। ड्रग थेरेपी के अंदर हमारे पास माइल्ड है तो रिस्क फैक्टर अवॉइड करें और साबास दें, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन और एंटीकोलिनर्जिक, इप्राट्रोपियम जब नीडेड हो। मॉडरेट में इस ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास एक लाबा भी होना चाहिए, लाइक सालमेट्रोल, फोरमेट्रोल या एंटीकोलिनर्जिक, टियोट्रोपियम और रिहेबिलिटेशन। स्वेयर में इन सबके साथ स्टीरॉइड्स, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स भी देंगे। वेरी स्वेयर में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी। माइल्ड में शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनिस्ट, साथ में अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटोलिन और एंटीकोलिनर्जिक में से इप्राट्रोपियम।
मॉडरेट में लाबास 1 और मोर, साल्मेट्रोल, फोर्मेट्रोल और साथ में एंटीकोलिनर्जिक में से टियोट्रोपियम और रिहैब। स्वेयर में हमारे पास इनहेल्ड स्टीरॉइड्स इनके साथ, और वेरी स्वेयर में लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सर्जिकल थेरेपी इफ नीडेड। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम ऑक्सीजन दे सकते हैं जब जरूरत हो, म्यूकोलिटिक दे सकते हैं, एमिस्टाइलसिस्टीन, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अगर इन्फेक्शन है, डायूरेटिक्स दे सकते हैं अगर एडिमा है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, एक आता है एक डिवाइस, उससे। उसके अंदर ना यूँ 3 कॉलम बने हुए होते हैं, लंग फंक्शन उनसे जो है, उसके अंदर 3 बॉल्स होती हैं, लंग फंक्शन इंप्रूव करते हैं, उसके अंदर फूक वगैरह मारनी होती है। इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी। सर्जिकल इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? बुल्लास अगर बन गए हैं, यंग पेशेंट है, लार्ज बुल्लास बन गए हैं तो बुलेक्टमी कर सकते हैं। लार्ज लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, अपर लोब काट दें, लोअर लोब काट दें, इस तरह से हम जो है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी करेंगे या फिर लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। तो व्हाट्स द रोल ऑफ इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन सीओपीडी? इनहेल्ड स्टेरॉइड जो है वो पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे। मॉडरेट टू स्वेयर सीओपीडी के अंदर हम देते हैं, इससे जो हमारे पास FEV1 है उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी और इसका जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा प्रोग्नोसिस। हाउ डोमिसिलरी ऑक्सीजन इज गिवन, व्हाट इज द एम ऑफ थेरेपी? ऑक्सीजन हम देते हैं 2 to 4 लीटर पर मिनट 15 आवर पर डे बाय नेजल प्रोंग्स। 15 घंटे के लिए 2 to 4 लीटर पर ऑक्सीजन पर मिनट उसने ऑक्सीजन लेनी है। ये एम क्यों है? क्योंकि हमारे पास रेस्ट के ऊपर, सी लेवल के ऊपर ये प्रेशर होता है, ठीक है, सिंपल सिंपल रखें। लॉन्ग टर्म डोमिसिलरी ऑक्सीजन कब देनी है? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 55 mm से कम हो जाए या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 55 से 60 हो और साथ में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पेरिफेरल एडिमा, नॉक्टर्नल हाइपोक्सीमिया या सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो रहा है तब, या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बिल्ड होगी है लेस देन 3% तब, या फिर टर्मिनली इल पेशेंट के अंदर हम लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। एबीजीज को कंसीडर करते हुए वाई लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इज गिवन इन सीओपीडी, हाई फ्लो ऑक्सीजन क्यों नहीं देते? लो 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 फ्लो ऑक्सीजन या लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन इसलिए देते हैं ताकि वो जो है वो कीमो रिस्पॉन्सिव रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना उसको बताया कि उसमें जो ऑक्सीजन कमी है वो फौरन फौरन पूरी हो जाए। अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे तो मेडुला को लगेगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन करना शुरू हो जाएगा और पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर चला जाएगा। What is role of oral steroids in COPD and what is indication of steroids in COPD? ओरल स्टीरॉइड्स हमने तब देने हैं जब हमने मेंटेनेंस थेरेपी के लिए नहीं देने, ये सिर्फ तब देने जब एक्यूट अटैक आया है, स्टेज 3 या 4 चल रही है, स्टेज 2 के अंदर हम ओरल स्टीरॉइड का ट्रायल दे सकते हैं कि उससे जो है एक्सेसरबेशन कम हो रही है या एपिसोड्स के दरमियान टाइम कम हो रहा है या फिर नहीं। सो व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ सीओपीडी? सीओपीडी बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बॉडी मास इंडेक्स अगर 21 से ज्यादा है तो 0 स्कोर, 21 से कम है तो 1 स्कोर। ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो FEV1 कितनी है उसके हिसाब से हमारे पास स्कोरिंग होगी। 65 से ज़्यादा है तो 0, 50 से 64 1 डिपेंड करता है। डिस्निया देखेंगे, डिस्निया अगर कम है तो कितना है 2, फिर 3 और फिर 4। फिर एक्सरसाइज की कैपेसिटी देखेंगे कि 6 मिनट में कितने मीटर चल सकते हैं, 350 से ज़्यादा चल सकते हैं तो 0, इससे कम 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 इस तरह स्कोर जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर जो है 4 ईयर मोर्टेलिटी रेट 0 से 2 के दरमियान में उसका स्कोर आया तो 10% है। अगर जो है ये 7 से 10% तक आया है, ये स्कोर टोटल मिला के जितना है, तो हमारे पास 80% मोर्टेलिटी रेट है। What is acute exacerbation of COPD? यहाँ पे टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, नहीं सॉरी, हाउ टू मैनेज एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर? हमने लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन देते रहने हैं मास्क के जरिए। दूसरा पॉइंट, ब्रोंकोडायलेटर देने हैं, शाबास नेबुलाइज कराने शाबास से, साल्ब्यूटामोल को वेंटलिन कहते हैं, इप्राट्रोपियम से। ओरल प्रेडनिसोलोन देने हैं 30 mg डेली फॉर 10 डेज। एंटीबायोटिक देनी है, डायूरेटिक्स देने हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करनी है और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देने हैं। उसके अलावा इंडिकेशन अगर हॉस्पिटलाइज करना है तो क्यों करना है? एक्यूट वर्सनिंग हो रही है जिस जो कि ओपीडी में मैनेज नहीं हो पा रही, या साइनोसिस हो रही है, या पेरिफेरल एडिमा हो रहा है, या कॉन्शियस लेवल उसका ऑल्टर हो रहा है, या फिर कोमा और पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या है सीओपीडी के पेशेंट का? सीओपीडी के पेशेंट को अगर वो क्लिनिकली स्टेबल है और पैरेंटल थेरेपी पे नहीं है तो 24 आवर से पहले पहले उसको हम डिस्चार्ज कर देंगे। अगर वो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 घंटे लगेंगे। ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर बंद करनी है। पेशेंट अगर एबल टू स्लीप है, ईट और स्लीप है विदाउट सिग्निफिकेंट एपिसोड ऑफ डिस्निया, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। पेशेंट और उसका केयर टेकर जो है वो समझ सकते हैं कैसे दवाइयाँ देनी है, डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉलोअप और होम केयर मैनेजमेंट, होम में ऑक्सीजन है, होम केयर है, और अगर वो अपनी जो है वो अपना ख्याल वगैरह रख सकता है तो उसको छुट्टी दे देंगे। अगर वो प्रीवियसली एबल है कि पेशेंट जो है वो उसका घर नजदीक है, डेली लाइफ एक्टिविटी अपना कर सकता है तो वो घर जा सकता है। वन ऑफ द डिफरेंशियल ऑफ सीओपीडी इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। व्हाट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? Presence of cough, productive sputum on most of the day for 3 consecutive months for at least 2 successive years. Same causes हैं smoking, dust, fume, foggy environment, infections और
इसका जो है सीओपीडी की तरह का ही इसकी कॉम्प्लिकेशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनल एम्फिसेमा, पॉलीसाइथीमिया वगैरह। इन्वेस्टिगेशन भी सेम है और उसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट भी तकरीबन सेम है। इसके अंदर बस ये फ़र्क आएगा कि चेस्ट की शेप जो है वो चेंज नहीं होगी, नॉर्मल रहेगी और इसमें हाइपर रेजोनेंट नोट वगैरह जो है वो नहीं होंगे। सो सीओपीडी के 2 कंपोनेंट है, एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सेम ट्रीटमेंट है इसका भी, और दूसरा है एम्फिसेमा। एम्फिसेमा में सेम चेस्ट बैरल शेप होगी, हाइपर रेजोनेंट नोड होगा, वेस्कुलर ब्रीदिंग विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी, ट्रेकियल टग होगा। सेम हम जो है वो करेंगे, क्या इसको कहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस, और ट्रीटमेंट भी तकरीबन जो है वो सेम होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, परसिस्टेंट डिस्टेंशन ऑफ एल्विलाई विद डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की जो डिस्टल वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगी। लाइक ये अगर एक एल्वियोलाई था ना, तो एम्फिसेमा वाला जो एल्वियोलाई होगा वो कुछ ऐसा होगा। इनकी जो ये वॉल्स है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी और एक लार्ज एल्वियोलर बन जाएगा, लेकिन उसके अंदर एरिया फॉर सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाएगा। दिस इज पर्सिंग ऑफ लिप, यूज ऑफ एक्स्ट्रा मसल्स, ट्रेकियल टग, फ्लेयरिंग ऑफ निजाए। ये चीजें जो है वो ये ऐसे ही पेशेंट होगा सीओपीडी वाला भी। सो बुलास क्या हैं, क्यों बन रहे हैं? थिन वॉल्ड एयर स्पेसिस जो कि रप्चर एल्वियोलर वॉल के ऊपर प्रेजेंट हो जाएंगी। बुलास सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, और ये यूजुअली एम्फिसेमा से रिलेटेड हैं। सब प्लूरली भी हो सकते हैं। ये लार्ज बुला अगर होंगे तो वो लंग टिश्यू को कंप्रेस भी करेंगे और इम्पेयर भी करेंगे, लंग के फंक्शन को। कंजेनिटली भी प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन रेयर हैं। स्मॉल बुला का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लार्ज बुला के लिए हम जो है बुलेक्टमी करेंगे। ट्रीटमेंट इसका भी वही सीओपीडी वाला है, क्योंकि ये भी जो है सीओपीडी वाला है। अब एक क्वेश्चन और आ गया, पिंक पफर और ब्लू ब्लॉटर। पिंक पफर क्या है, ब्लू ब्लॉटर क्या है? पिंक पफर वो पेशेंट हैं जो कि पिंक होंगे, साइनोज नहीं होंगे, डिस्निंग हो गया, लिप पर्सिंग होगी, लेकिन वो साइनोज नहीं होंगे, 50 से 75% थिन लीन होंगे, एम्फिसेमा होगा, पैन एसिनार उनका जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल होगा। ठीक है। ब्लू ब्लॉटर कौन से होंगे? जो कि साइनोज होंगे, एडिमेटस होंगे। ये पेशेंट डिस्निक नहीं होंगे। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होगा इन पेशेंट को, 40 से 45 ईयर के एज के होंगे। कॉर्पल मनेल की वजह से होगा एडिमा। कफ विद स्पुटम मेन फीचर होगा, डिस्निया इनका लेस कॉमन होगा। दूसरे में कफ लेस कॉमन होगा, डिस्निया जो है वो ज्यादा कॉमन होगा एम्फिसेमा के अंदर। और इन पेशेंट के अंदर जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वगैरह होगा। और जब एबीजीज कराएंगे तो लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज पी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस पढ़ रहे हैं लाइक एम्फिसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा यानी कि सीओपीडी, ये दोनों सीओपीडी और ये एस्थमा, तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का भी हमें पता होना चाहिए। वो कौन सी हैं? डीपीएलडी यानी कि इस्कीमिक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, काइफोस्कोलियोसिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस? इसके अंदर FEV1 रिड्यूस्ड होगी मार्कली और FVC भी रिड्यूस्ड होगी। इसके अंदर जो है वो दोनों एक जितनी डिक्रीज होंगी। FVC से FEV1 तो FVC रेशो नॉर्मल होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर रिड्यूस होगी। रेजिडुअल वॉल्यूम रिड्यूस्ड या नॉर्मल होगा इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस और इंक्रीज होगा इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, बाहर नहीं निकली हवा तो रेजिडुअल रहेगी। टोटल लंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी रिस्ट्रिक्टिव में और इंक्रीज होगी इन ऑब्स्ट्रक्टिव। रेजिडुअल वॉल्यूम 2 टोटल लंग कैपेसिटी नॉर्मल होगी, इंक्रीज होगी इन रिस्ट्रिक्टिव स्लाइटली और मार्कली इंक्रीज होगी इन सीओपीडी पेशेंट, इन ऑब्स्ट्रक्टिव पेशेंट।